हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए हैं इंटरमीडिएट के लिए फर्स्ट चैप्टर जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो बात करेंगे जनन में। तो जनन, जीवों में जनन में बात करने से पहले सबसे पहले ये जान लीजिए कि जनन क्या होता है। तो जनन होता है गाइस, अपने समान संतति उत्पन्न करना जनन कहलाता है। अपने समान संतति उत्पन्न करना जनन कहलाता है। और गाइज, अपने समान संतति उत्पन्न करेंगे आप, फिर बाद में वो संतति बड़ी होके उसमें परिपक्वता आएगी, मेच्योरिटी होगी, मेच्योर होगी, फिर वो जाके एक छोटा जीव संतति वो अपने समान उत्पन्न करेगी। ऐसे ही जीवन, मृत्यु और वृद्धि का पूरा काल चलता रहता है। सो गाइज, इस बारे में बात करेंगे हम। सबसे पहले जानते हैं जनन। जनन क्या होता है? अपने समान जीव इन ब्रैकेट संतति उत्पन्न करना। गाइस, एकदम छोटी डिफिनेशन है, एकदम छोटी डिफिनेशन है। अपने समान जीव, अपने समान संतति उत्पन्न करना, अपने समान संतति या संतान उत्पन्न करना, कुछ भी। जी जी, इतना इतना जो है आप समझ लीजिए। इसके बाद आपको समझना है कि जो है जीवन काल क्या होता है, लाइफ स्पैन। इसके बाद क्या समझना है? जीवन काल। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है जीवन काल, लाइफ स्पैन। जीवन काल को कुछ हम इस प्रकार समझते हैं, जीव के जन्म के बाद, जनन से लेकर उसकी मृत्यु तक, यानी जब वो पैदा हुआ उसके बाद उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का समय जीवन काल कहलाता है। क्या समझ में आया गाइस? जीव के उत्पन्न होने से, पैदा होने से उसकी प्राकृतिक मृत्यु। जैसे मान लीजिए हमारा जो है प्राकृतिक मृत्यु 60 साल है, हम 2000 में पैदा हुए और 2060 में मरे, तो कितना हुआ? 60 साल। तो वैसे ही गाइस बात करते हैं हम इसकी। तो इसकी डेफिनेशन नोट डाउन कर लीजिए आप लोग कि जीव के उत्पन्न होने से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि तक का समय कह लीजिए आप। समय क्या कहलाता है? कहलाता है जीवन काल या लाइफ स्पैन। सो गाइस, मेरे ख्याल से ये दो डिफिनेशंस आपको एकदम इजीली समझ में आ गई होंगी। उसके बाद हम बात करेंगे जनन के पार्ट्स की। तो जनन के दो पार्ट्स होते हैं, लैंगिक और अलैंगिक। सो पार्ट्स ऑफ जनन, काइंड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन के प्रकार। सो गाइस, दो प्रकार होते हैं। पहला होता है हमारा लैंगिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है अलैंगिक जनन। सो गाइस, दो तरह के रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलेंगे, एक सेक्सुअल और एक एसेक्सुअल। अभी हम बात करेंगे इनके बारे में कि ये होते क्या हैं। और दूसरा देख रहे होंगे आप, एनसीईआरटी बुक्स में कुछ दिया है, एलिफेंट का बना है, फ्लावर बना है, इनका सबका जीवन काल बताना। तो एलिफेंट का गाइस जान लीजिए आप 65 से 70 साल होता है, रोज का 5 से 7 साल, और डॉग का 20 से 25 ईयर होता है। और बनियान ट्री है, क्या है? बनाना ट्री का हमारा 25 साल होता है। हॉर्स का 50 से 60 साल होता है। सो गाइस जान लीजिए, ये आपकी बुक में फिल करना है, अपने हिसाब से आप फिल कर लीजिएगा। ओके गाइस, अभी हम बात करेंगे लैंगिक जनन की। सो गाइस, अभी ये लैंगिक जनन की बात करेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो हम बात करेंगे अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है हम जानते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही जनक की आवश्यकता होती है, उसमें नर और मादा होने की कोई आवश्यकता नहीं होती। एक ही जनन अपने समान हुबहू संतति को उत्पन्न कर सकता है। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से उत्पन्न हुई संतान के सारे लक्षण अपने जनक के प्रतिरूप होते हैं, एक जैसे होते हैं। आनुवांशिक लक्षण से लेकर के सारे लक्षण जो है
अपने जनक के कह लीजिए, क्योंकि माता पिता तो होता नहीं है, एक ही जनक होता है, वही उसके सारे लक्षण समरूप होते हैं। सो गाइस हम बात करेंगे इसमें इसकी डिफिनेशन की। तो इसमें क्या कह सकते हैं हम, इसकी डिफिनेशन के लिए लिख सकते हैं अलैंगिक जनन जनन में एकल या एक ही जनक अपने समान संतति उत्पन्न कर सकता है तथा इस विधि द्वारा उत्पन्न संतान के समस्त लक्षण अपने जनक के होते हैं। और एक बड़ी बात कि इससे उत्पन्न संतान को क्लोन कहते हैं। इससे उत्पन्न संतान को क्लोन कहा जाता है। देखा आपने डिफिनेशन अलैंगिक जनन की। अलैंगिक जनन में एक ही जनक अपने समान संतति उत्पन्न कर सकता है तथा इस विधि द्वारा उत्पन्न संतान के समस्त लक्षण अपने जनक के होते हैं। और दूसरा नोट करने का पॉइंट नोट करने का है वो, इससे उत्पन्न संतान को क्लोन भी कहा जाता है। सो गाइस क्लियर हो चुका है। इसमें एक ही जनक होने की आवश्यकता है, उसके समस्त लक्षण हूबहू सारे लक्षण एज इट इज आते हैं संतति में। और दूसरी चीज एक और पॉइंट की जो ये जनन है इस तरह का रिप्रोडक्शन वो तीव्र गति से होता है। आप लिख लीजिए ऐसा जनन अपेक्षाकृत तीव्र गति से होता है। ये भी नोट ध्यान देने की, ये भी पॉइंट ध्यान देने का है कि ऐसा जनन अपेक्षाकृत तीव्र गति से होता है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे अलैंगिक जनन की डिफिनेशन की। वीडियो लंबा ना हो इसलिए डिफिनेशन मैंने पहले से लिख दी है। तो देखते हैं गाइस, लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस प्रकार के जनन के लिए शरीर में विशेष प्रकार के जननांग होते हैं। शरीर की सामान्य दैहिक कोशिकाओं से भिन्न प्रकार की दो आगुणित कोशिकाओं का संयुग्मन लैंगिक जनन की प्रक्रिया है या कहलाता है। अर्थात इस अगुणित कोशिका को युग्मनज गैमेट्स कहते हैं। युग्मक जनन कोशिकाओं से हुए अर्धसूत्री विभाजन से बनते हैं। इनके बनने की प्रक्रिया को युग्मक जनन यानी कि गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। किनके बनने की प्रक्रिया को, युग्मक बनने की प्रक्रिया को, गैमेट्स बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। इस प्रकार के जनन में दो लैंगिक कोशिकाएं नर युग्मक कोशिका व मादा युग्मक कोशिका भाग लेती है। इससे संयुग्मनज से बनी द्विगुणित कोशिका को युग्मनज अर्थात जाइगोट कहते हैं। मतलब इनके संयुग्मनज से बनी कोशिका को जाइगोट कहते हैं, या कह लो कि जो है अपना क्या कहते हैं, जाइगोट या युग्मनज कहते हैं। सो गाइस इतना समझ में आया।
लैंगिक जनन के बारे में, तो लैंगिक जनन क्या होता है? जो लैंगिक जनन है उसमें जो है कुछ क्वालिटीज, कुछ विषमताएं या समानताएं माता पिता या नर व मादा की आ जाती हैं, बाकी एकदम हूबहू नहीं होता है। कुछ लक्षण, कुछ आनुवांशिक लक्षण दिखाई देते हैं, जिससे कि जो है कह लीजिए आपकी कुछ विशेष प्रकार के लक्षण आते हैं, बाकी एकदम हूबहू माता पिता से अपने नहीं होता है। सो गाइस, अभी हम गाइस बात करेंगे अलैंगिक जनन की विधियों की, मेथड्स ऑफ आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मेथड्स ऑफ आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारा आता है द्विविभाजन, बाइनरी फ्यूजन, बीजाणु जनन, स्पोरुलेशन, मुकुलन, बडिंग, कलिका, जेम्यूल, खंडी भवन, फ्रेगमेंटेशन और पुनरुद्भवन, रीजनरेशन। तो ये 6 तरीके के मेथड्स होते हैं अलैंगिक जनन द्वारा अपने संतति को आगे बढ़ाने को, अपनी जो संतति है, अपनी जो वंश है उसको आगे ले जाने के लिए 6 तरह की मेथड्स होते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे बाइनरी फ्यूजन की, इसकी बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बाइनरी फ्यूजन की। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? द्विविभाजन, बाइनरी फ्यूजन की। बाइनरी फ्यूजन में क्या आता है? जनन की यह विधि संघ प्रोटोजोआ में मुख्य रूप से पाई जाती है। यानी यह विधि किसमें होती है? प्रोटोजोआ संघ में। प्रोटोजोआ में इसलिए पाई जाती है क्योंकि प्रोटोजोआ एक कोशिकी जीव होते हैं। देखिए आगे लिखा, भेद संघ के जीव एक कोशिकी होते हैं। द्विविभाजन के समय इन जीवों का शरीर सूत्री विभाजन द्वारा 2 समान गुणों वाली संततियों में बंट जाता है। इस प्रकार प्रोटोजोआ संघ की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती, परंतु पृथक जीव के रूप में इनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। मतलब ये मरते तो नहीं, इनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है, मगर जो इनका एक जीव था, पृथक जीव था, उस रूप से हटके ये 2 अलग अलग भागों में बट जाते हैं। तो ये हमारा आता है किसमें? बाइनरी फ्यूजन में। तो इसका एग्जांपल आप लिख लीजिए। हमारा हो गया अमीबा, और दूसरा यूग्लिना। ये हमारे क्या है? ये हमारे एक कोशिकी है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो ये आपने देखा द्विविभाजन के बारे में। अब चलिए एक फिगर द्वारा हम समझते हैं कि कैसे होता है द्विविभाजन। फ्यूजन को हम इस डायग्राम द्वारा समझते हैं। देखिए क्या होता है। ये मान लीजिए हमारा कोई जीव है, ये कोई जीव है, और ये सेल वॉल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये हमारा कोई जीव है। ये क्या होगा? ये फिर जो है धीरे धीरे 2 अलग अलग पार्टों में ब्रेक होने लगेगा, कुछ इस तरह। ओके, उसके बाद ये अलग एक अलग जीव हो जाएगा, ये और अलग एक जीव हो जाएगा। तो इस तरह के इस विधि द्वारा हुए जनन को हम क्या कहते हैं? बाइनरी फ्यूजन। अलैंगिक जनन की कौन सी विधि है? बाइनरी फ्यूजन। अब आप देख सकते हैं कि ये पहले एक जीव था, फिर बटना शुरू हुआ, फिर अलग अलग 2 जीवों में बट गया। अभी इसका अस्तित्व पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका। अब यहाँ पर हम नहीं कह सकते कि ये मर गया, क्योंकि ये मरा नहीं। इसने जो है 2 जो है अपने समान 2 अलग अलग जीव दे दिए हमें। तो इस तरह के जीवों में, जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि अलैंगिक जनन हूबहू अपने जनक के अनुसार होता है, जनक के समरूप होता है। तो अभी यहाँ से हमें मान लीजिए अगर ये अमीबा था तो 2 अमीबा मिल गए, 2 अमीबा प्राप्त हो गए। तो ये कौन सी विधि हुई हमारी? ये हुई बाइनरी फ्यूजन। कौन सी विधि हुई? बाइनरी फ्यूजन। ओके गाइस, सो अभी हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट विधि। नेक्स्ट कौन सी है? अभी हम बात करेंगे बीजाणु जनन की। अलैंगिक जनन की दूसरी विधि बीजाणु जनन की। बीजाणु जनन की जरा एक बार डिफिनेशन देखते हैं। बीजाणु एक कोश की पतली भित्ति युक्त संरचना है। इसके अंकुरण से नए पौधे का निर्माण होता है। मुख्यतः कवक और शैवाल में बीजाणुओं का निर्माण होता है। उदाहरण देख लीजिए, यूलिथरिक शैवाल में बनने वाले चल तथा अचल बीजाणु, पेनिसिलियम कवक में करना आदि। तो मैं एक डायग्राम दिखाता हूँ, आप डायग्राम देखिए। इस डायग्राम के जरिए समझिए कि कैसे जो है बीजाणु जनन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो ये हमने एक डायग्राम ले लिया है। देखिए यहाँ पर ए पार्ट देखिए डायग्राम का। ये एक पौधा है। इस पौधे में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो है बीजाणुओं का जो है चेन बनी है, बीजाणुओं की चेन बनी है। तो मैं दिखा रहा हूँ आपको, बीजाणुओं की चेन बनी हुई है, और उस चेन के जरिए जो है आप देख लीजिए कि कैसे अभी ये चेन से बीजाणु जो है नीचे इसके बीज गिर रहे हैं। उसके बाद पार्ट बी में देखिए कैसे बीज गिर रहे हैं। बी पार्ट के बाद जो है देख लीजिए सी पार्ट में यहाँ पर इनका अंकुरण हो रहा है। यहाँ पर हो रहा है इनका अंकुरण।
अब अंकुरण में देखिए कि जो है, अब आप यहाँ से देखिए, पूरा स्टार्टिंग से देखिए, ए पार्ट, फिर बी पार्ट, फिर सी पार्ट, फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ से कुछ कुछ करना की जो है, जो कैनेडिया है वो चेन में है, इन चेन है, और ये जो है अभी यहाँ पर बी पार्ट है, बी पार्ट के बाद सी पार्ट में ये अंकुरण यानी कि नए नए पौधे का निर्माण कर रहे हैं। हूबहू वैसे ही एक पौधा यहाँ से जैसे हुआ था वैसे ये बीज हुए, बीज गिरे, फिर ये नए अंकुर निकल रहे हैं, इसे कहते हैं बीजाण जनन। इस विधि को अलैंगिक जनन की दूसरी विधि है, इसे बीजाण जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन की तीसरी विधि की, जिसे मुकुलन कहते हैं। क्या कहते हैं? मुकुलन। मुकुलन और बडिंग। मुकुलन और बडिंग। तो जरा इसकी डिफिनेशन देखते हैं। इस प्रकार का विभाजन ईस्ट व कुछ जीवाणुओं में पाया जाता है। इस प्रक्रिया में कोशिका में बाह्य वृद्धि होकर एक या एक से अधिक छोटी रचनाएं बन जाती हैं, जिन्हें मुकुल या बड कहा जाता है। केंद्रक सूत्री विभाजन द्वारा दो भागों में बढ़ जाता है। प्रत्येक मुकुल मात्र कोशिका से अलग होकर ईस्ट की नई कोशिका में परिवर्तन हो जाता है। सो गाइस, ये रही इसकी डिफिनेशन। अभी हम जरा इसको एक डायग्राम द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। सो देखिए, अभी डिफिनेशन को कैसे समझना है ये देखिए, बहुत आराम से इजीली समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ये मान लीजिए कि ईस्ट है हमारा, ये मान लीजिए क्या है? ईस्ट है। ये ईस्ट का केंद्रक है, ये ईस्ट का केंद्रक है। अब डिफिनेशन पर आ जाइए। केंद्रक सूत्री विभाजन द्वारा दो भागों में बट जाता है। ये देखिए, यहाँ पर जो है केंद्रक बटने लगा। ये मुकुल हुआ, ये मुकुल हुआ, हल्का सा मुकुल बड़ा हुआ, और ये केंद्रक अब जो है बढ़ रहा है। नेक्स्ट डायग्राम में आप देखेंगे कि अलग अलग दो केंद्रक हो चुके हैं, अलग अलग दो केंद्रक हो चुके हैं। उसके बाद ये देखिए, ये पूर्ण रूप से अलग हो गया है। ये केंद्रक यहाँ से, ये केंद्रक ये हमारा हो गया बड, ये हो गया बड। नया मुकुल अलग से तैयार हो गया। अब ये कह सकते हैं हम कि ये मात्र कोशिका से पूर्ण रूप से अलग होकर के ये एक नया ईस्ट बन करके तैयार हो गया। तो ये रही दोस्तों हमारी विधि, कौन सी? मुकुलन विधि। इसे क्या कहते हैं? मुकुलन विधि। तो ये विधि है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन करने की। सो गाइस, अभी हम बात करने वाले हैं अलैंगिक जनन की चौथी विधि की, जिसे हम कहते हैं कलिका, जेम्यूल। तो जेम्यूल में पढ़ेंगे। कभी कभी देखा होगा आप लोगों ने कि पौधे में से या उसके तने में से कुछ नया पार्ट हरा भरा निकल आता है, तो उसे ही जेम्यूल कहते हैं, उसे ही कलिका कहते हैं। बाद में वो पार्ट खुद से अलग एक पेड़ बन जाता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा उसका किसका कह लें, एक आता है, आप लोगों ने सुना होगा नाम, देखिए उसको पौधे का नाम याद नहीं आ रहा है मुझे। एक आता है अजूबा, अजूबे का पेड़ देखा है? जहां से पत्ती लग जाती है वहां से निकलने लगता है, नया पौधा निकलने लगता है। मेरे ख्याल से आप लोग वाकिफ होंगे उस पौधे से। सो अभी एक बार हम जरा इसकी डिफिनेशन देखते हैं। कभी कभी पौधे की पत्ती व तने के अग्रभाग पर बहुकोशिकीय व हरे रंग की रचनाएं निकलती हैं, जिन्हें कलिका कहते हैं। प्रत्येक कलिका मुख्य पौधे से अलग होकर अंकुरण द्वारा नए पौधे को जन्म देती है। लाइक दैट, उदाहरण आप एग्जांपल देख लीजिए, फिनेरिया का पौधा। सो मैं दिखाता हूँ कैसे क्या होता है। फिर ये मान लीजिए एक डायग्राम है, यहाँ पर हमने एक पौधा लिया, उसको रखा गया, उसमें से फिर कुछ टाइम बाद एक हरा तना निकला, ये जिसे माइक्रोपाइल दिखा रहे हैं, ये निकल रहा, तो ये हो जाएगा। फिर बाद में ये अलग हो गया और ये अलग हो गया, ये इतना पार्ट जो है हो गया नया, संतति हो गई। ये मात्र कोशिका मान लो, कह लो, तो मात्र कोशिका से अलग होकर एक नई संतति हो गई। फिर बाद में ये वृद्धि करेगी, मैच्योरिटी आएगी, बाद में ये फिर से अपने आप में से एक संतति को जन्म देगी। ऐसे ही हमारी ये विधि कौन सी? 4 नंबर विधि जो है कलिका, ऐसे ही चलती रहेगी अलैंगिक विधि की। अब हम पढ़ेंगे पांचवी विधि खंडी भवन की, फ्रेगमेंटेशन की। खंडी भवन में क्या होता है? इस विधि में बहुकोश की जनक जंतु का शरीर 2 या 2 से अधिक भागों में बट जाता है और प्रत्येक टुकड़ा पुनरुद्ध भवन द्वारा एक नई वयस्क संतति में विकसित हो जाता है। समझने की बात यह है कि कुछ भी बहुत हैवी लेने की जरूरत नहीं। क्या है? डिफिनेशन देखिए आप। इस विधि में बहुकोश की जनक जंतु का शरीर 2 भागों में या 2 से अधिक भागों में उनका टुकड़ा जो है बढ़ जाता है। बाद में वह पुनरुद्ध भवन द्वारा एक वयस्क संतति में आ जाता है। बाद में फिर वो टूटता है, फिर बढ़ता है। ऐसे ही इनका कंटिन्यूअस फॉर्म में इनका पूरा चक्र चलता रहता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, किसमें होता है? स्पाइरोगायरा और यूलिथ्रिक्स के पौधों में तथा कुछ अकशेरुकी जंतुओं में फ्रेगमेंटेशन की प्रक्रिया या विधि होती है। अभी हम बात करेंगे, इससे समझेंगे एक डायग्राम द्वारा।
हम देखते हैं इसका डायग्राम। ये इसका हो गया केंद्रक और ये हो गया तुम्हारा ये देख लीजिए डायग्राम है। ये केंद्रक हो गया और यहाँ से फिर ये एक अभी एक केंद्रक यहाँ है, एक केंद्रक हमारा यहाँ है। बाद में जो है ये टूटेगा, ये फ्रेगमेंट बनेगा आपका, एक यहाँ हो जाएगा कुछ इस प्रकार। ऐसे देख लीजिए, जल्दी में बना देता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। इसका एक केंद्रक यहाँ आ जाएगा और दूसरा ये फ्रेगमेंट, ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, दूसरा पार्ट आ जाएगा यहाँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसके जो है दो पार्ट बन चुके हैं। बाद में क्या होता है, दो पार्ट बन गए, एक केंद्रक देखिए यहाँ सेटल हो गया, एक यहाँ यही वाला था अलग हो गया। अभी ये फिर से ऐसे कुछ होगा, फिर जब वयस्क होगा फिर इसमें ऐसे केंद्रक आ जाएंगे दो, फिर ये बीच से यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे टूट जाएगा, फिर अलग अलग दो पार्टों में ये विभाजित हो जाएगा। सो गाइस ऐसे होता है फ्रेगमेंटेशन, इस प्रकार कुछ होता है। देख लीजिए आप लोग, यहाँ से कुछ ऐसा था फ्रेगमेंटेशन, ये स्पाइरोगोरा पे ही ले रहे हैं हम। यहाँ से था, यहाँ से फिर दो में हुआ और उसके बाद फिर ऐसे ये वयस्क हुआ, वयस्क होने के बाद ये अलग अलग भागों में टूट गया। अब हम चलते हैं अपनी लास्ट विधि, छठी विधि पर, जिसे हम कहते हैं पुनरुद्भवन, रीजनरेशन। सो गाइस अभी हम बात करेंगे पुनरुद्भवन की, रीजनरेशन की। क्या होता है रीजनरेशन, आप देख लीजिए जरा। हम बात करते हैं अमीबा, स्पंज, प्लेनेरिया, हाइड्रा, इन सब की। तो इनमें क्या होता है, यदि इनमें जो है पुनरुद्भवन की बहुत क्षमता होती है, रीजनरेशन की बहुत क्षमता होती है। इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में अगर हम बांट दें और केंद्रक का अंश मात्र भी इनमें पहुंच जाए तो ये जो है फिर से वृद्धि कर लेते हैं और फिर से जो है एक जीव बन के तैयार हो जाते हैं। तो चलो एक बार ये इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, जो लिखित तौर पे अमीबा, स्पंज, हाइड्रा, प्लेनेरिया आदि में इसकी बहुत अधिक क्षमता होती है। यदि इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट दें तो सभी ऐसे टुकड़े जिनमें केंद्रक का अंश भी है वृद्धि करके पूर्ण जीव में बदल जाता है। दूसरी चीज और गाइस, एक पॉइंट नोट कर लेते हैं, एक पॉइंट ये नोट कर लेते हैं कि जिनमें केंद्रक का अभाव हो जाता है, जिनमें केंद्रक का अभाव हो जाता है वे टुकड़े शीघ्र नष्ट हो जाते हैं, शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। सो गाइस ये भी पॉइंट है, जिनमें केंद्रक चला गया वो तो वृद्धि कर लेते हैं, जिनमें केंद्रक नहीं जा पाया किसी कारणवश, मान लीजिए केंद्रक इधर रह गया, हमने ऐसे काटा कि केंद्रक गया नहीं, तो वो शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। दूसरी चीज गाइस ये समझ लीजिए कि मैं जरा एक छोटे से एग्जांपल से समझा देता हूँ। जैसे ये मान लीजिए कोई जीव है, ऐसे इसको ले लीजिए, ये कोई जीव है, अब यहाँ इसका केंद्रक है, ठीक, हमने यहाँ से कट कर दिया, यहाँ से कट कर दिया तो इस पार्ट से ये जा करके इतना ऐसे करके ऐसे इतना पार्ट आया, इतना पार्ट आएगा, फिर धीरे 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 ये ऐसे शेडेड पार्ट में ऐसे ये फिर से विकसित हो जाएगा और ये एक जो है वृद्धि करके पूर्ण जीव में बदल जाएगा। सो गाइस आज हमारी 6 की 6 विधियां अलैंगिक जनन की समाप्त हो गई हैं। अब वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो इसलिए हम बाकी जो कुछ बचा है वो नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। सो गाइस अगर चैनल अच्छा लगा, हमारे जानकारी जो हम बायोलॉजी के लिए इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए पढ़ा रहे हैं, जीवों में जनन चैप्टर पहला अध्याय है, अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हैं,
ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। और दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि आप भी पढ़ सकें बायोलॉजी बाय भानु सर। धन्यवाद, शुक्रिया, आपका दिन मंगलमय हो।